बात महाराष्ट्र के सबसे बड़े महारथी शरद पवार की, जिन्होंने वो कर दिखाया जो लगभग असंभव माना जा रहा था। सियासत के बड़े बड़े पुरोधाओं को पछाड़ने वाले शरद पवार, गोविंदराव का पवार पथ कई तरह के रास्तों से होकर गुजरा, लेकिन पवार कभी डिगे नहीं, हमेशा डटे रहे। देखिए। कभी कभी किसी शख्सियत का किरदार बयां करने के लिए महज एक तस्वीर ही काफी होती है। तेज मूसलाधार बारिश में 78 बरस के मराठा सरदार धारा प्रवाह बोलते गए तो थमे नहीं। महाराष्ट्र से सामने आए इस दृश्य ने साबित कर दिया था कि ढलती उम्र के बावजूद जवां हौसलों के साथ राजनीति के मैदान में डटने वाले योद्धा का नाम है शरद गोविंदराव पवार। शरद पवार ने जो अविश्वसनीय पाठ्यकथा महाराष्ट्र के सत्ता संग्राम के रास्ते लिख डाली, ये सिर्फ एक सूबे में सरकार बनाने या गिराने की कहानी नहीं, बल्कि समूचे हिंदुस्तान में नए राजनीतिक उदय की ऐतिहासिक घटना है। एक ऐसे बरगद जिन्हें छोटी मोटी आंधियां तो क्या, बड़े बड़े तूफान भी नहीं हिला पाए। और आज साबित हो गया कि मोदी शाह युग में भी नहीं ढलने, सियासत के क्षितिज पर चढ़ने वाले अपराजय अविजित चाणक्य का नाम है शरद गोविंदराव पवार। जब मोदी शाह के विजय रथ पर सवार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र से एक बार फिर सियासी बिगुल फूंका, तो राजनीतिक पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी कि देवेंद्र दूसरी बार सूबे के सीएम बनेंगे। लेकिन नतीजे आए और दशकों पुराना गठबंधन बिखर गया। शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ एक मंच पर आते दिखे तो लगा ये असंभव है, लेकिन मराठा सरदार ने इस असंभव को संभव बना दिया। और फिर संकट एनसीपी के भीतर आया, पार्टी परिवार टूटने लगे। तब भी सियासत के असली चाणक्य विचलित नहीं हुए और ऐसा पासा फेंका कि सभी तुरंत चित हो गए। अगर अजीत पवार जी इनके साथ फिर आ जाते हैं तो देखिए, जो उनकी पॉलिटिकल वरासत है उसका स्प्लिट होना बट नेचुरल है, बट ये जो स्प्लिट है ये राज ठाकरे उद्धव ठाकरे जैसा नहीं कि एक को सब कुछ मिलता है, एक को कुछ नहीं मिलता। अगर उन्होंने ये स्प्लिट होता भी है तो सुप्रिया सुले जी को भी कुछ मिलता है और अजीत पवार जी को भी कुछ मिलता है, तो और उनकी जो एक परिवार की इमेज है वो भी बनी रहती है और राजनीति में उनका वर्चस्व भी बना रहता है। तो कहीं ना कहीं जाके उन्होंने वो बिल्कुल 0 और 1 वाला स्प्लिट जिसे कहते हैं वो होने से बचा लिया। ये कहानी है सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी 78 साल के शरद गोविंदराव पवार, जिनसे विरोधी भी अदावत नहीं रखते, बल्कि उनसे नजदीकियों में ही अपनी भलाई समझते हैं। ये कहानी है उन शरद पवार की जिन्हें भारत के राष्ट्रपति भी सलाम करते हैं। कहानी है सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी 78 साल के शरद गोविंदराव पवार, जिनसे विरोधी भी अदावत नहीं रखते, बल्कि उनसे नजदीकियों में ही अपनी भलाई समझते हैं। ये कहानी है उन शरद पवार की जिन्हें भारत के राष्ट्रपति भी सलाम करते हैं। ये कहानी उन शरद पवार की है जिनका लोहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जैसे नेता भी मानते हैं। उन्होंने बहुत यंग एज में पावर को देखा, पावर को डेवलप किया और वो किसी बैकग्राउंड के कारण राजनीति में नहीं है, वो अपने खुद से, अपनी पर्सनैलिटी के कारण या अपनी पॉलिटिकल कैरियर के कारण राजनीति में, कोई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण वो पॉलिटिक्स में नहीं है। तो और उनमें जो एक विचित्र वो कैपेबिलिटी है अडेप्टेशन की, कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अडेप्ट करना और उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना। देखिए, कई बार कहता है जब जनरेशंस बदलती है तो विचारधारा बदलती है, पर चेंज बदलती हुई विचारधारा के साथ अपने विचारों को रखना, मिलाना और आगे चलना, ये उनमें एक विशेषता है जिसके कारण वो ये कर पाते हैं। 12 दिसंबर 1940 में महाराष्ट्र के पुणे में बारामती के कृषक सहकारी संघ में कार्यरत गोविंदराव पवार के घर उनका जन्म हुआ था। उनकी मां घर से 10 किलोमीटर दूर फार्म की देखरेख करती थी। बारामती के सरकारी स्कूल में ही शरद पवार ने अपनी शिक्षा पूरी की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए पुणे आ गए। इसी दौरान पवार युवा कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ गए और यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। बहुत कम लोग जानते हैं कि शरद पवार का पहला सियासी आगाज स्कूल में पढ़ाई के समय हुआ था। 1956 में
गोवा को पृथक राज्य बनाने की मांग को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला था। महाराष्ट्र से पहले मुख्यमंत्री और आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण शरद पवार के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। यशवंतराव उस वक्त कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उनके ही मार्गदर्शन से शरद पवार पहले युवा कांग्रेस से जुड़े और फिर कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़ गए। देखते ही देखते पार्टी के विकास को लेकर किए गए काम के चलते शरद पवार की राज्य में पहचान बन गई। कहना सही होगा कि यशवंतराव जी का वो हाथ पकड़ के सियासत में आए और सबसे कम उम्र में महाराष्ट्र के सीएम बने, तो उनकी शख्सियत में, उनकी पर्सनैलिटी में एक जुझारूपन जरूर है, एक एजिलिटी कोई ऐसी जरूर है। उनकी चीजों को समझ के उन पे क्रियान्वित होना और उनके अपने फायदे के लिए यूज करना, ये एक शरद पवार जी में एक अनोखा मिश्रण है। उसका एक अनोखा मिश्रण है शरद पवार जी। उनके बारे में एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे उनकी एज बढ़ती है, विद एज अपनी बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में अपने आप को अडॉप्ट करना और वहां अपने आप को ऊपर रखना, ये भी उन्हें आता है। शरद पवार साहब को हमेशा पावर में बने आने का मंत्र पता है। साल 1962 में शरद पवार का नाम सियासी महारथियों के बीच जाना जाने लगा। यूथ कांग्रेस में महासचिव पद पर काबिज हो गए और यशवंतराव चव्हाण की छांव तले पवार की सियासी विकास यात्रा का आगाज तेजी से होने लगा। महज 27 साल की उम्र में साल 1967 का ये वो दौर था जब शरद गोविंदराव पवार महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। करीब 2 साल बाद 1969 में कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो गई। इस दौरान मराठा सरदार पवार ने इंदिरा गांधी और यशवंतराव चौहान के धड़े वाली कांग्रेस आर का साथ दिया। और फिर साल 1970 आया तो शरद पवार ने जन नेता बनना शुरू किया। तब बारामती भयानक सूखे से जूझ रहा था। ऐसे में पवार ने ऐसे टैंक बनवाए जिसमें पानी को स्टोर किया जा सके। वो लगातार लोगों के बीच रहते और सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र की तस्वीर, तकदीर बदलने में जुटे रहते। तब कांग्रेस में राज्य के लिए भविष्य के नेतृत्व कौन करेगा, इस सवाल पर मंथन चला। ऐसे में तब के मुख्यमंत्री वसंतराव नायक ने यशवंतराव को सलाह दी कि वो शरद पवार को अपनी कैबिनेट में जगह दें और शरद पवार गोविंदराव की ताजपोशी सूबे के गृह मंत्री के तौर पर हो गई। शरद पवार साहब का एक एरिया है जो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बोले तो वो किंग है, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता में उनके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये उन्होंने हमेशा कह के दिखवाया है, करके दिखाया है। अब अपने विरोधियों को कैसे पॉलिटिकली हटाना है, भटकाना है या साथ लेके चलना है, उनमें तीनों अदाओं में, तीनों परिस्थितियों में वो क्वाइट सक्षम है। चाहे उनको हटाना हो, उनको मिलाना हो, उनको भटकाना हो, ये कैपेबिलिटी किसी और में नहीं है। और वो ये कर पाते अक्रॉस जनरेशंस। वो फडणवीस साहब के साथ भी चलते, वो मोदी जी के साथ भी चलते थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी चलते थे। तो यहाँ जो 40 साल का या 4 जनरेशंस का गैप है, उसमें अपने आप को चलाना और सर्वाइव करना और अपने गोल्स को अचीव करना, ये उनकी विशेषता है। पवार आगे के कई सालों में भी सूबे के गृहमंत्री बने रहे। ये साल 1975-77 था। तब वसंतराव नायक की जगह शंकरराव चव्हाण ले चुके थे। आगे के सालों में जो हुआ वो शरद पवार को भारतीय राजनीति में बतौर चाणक्य स्थापित करने वाला था। इसी घटना का जिक्र साल 2019 में तब भी किया गया जब भतीजे अजीत ने चाचा शरद का साथ छोड़ा। शरद पवार ने कांग्रेस में बगावत की। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल की सरकार से अलग हो गए। तब उन्होंने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट तैयार किया था और खुद सरकार के मुखिया बन गए थे। आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी इस घटना का जिक्र होता है तब यही कहा जाता है कि पवार ने वसंत दादा पाटिल को धोखा दिया था। राजनीति के कुछ जानकार कहते हैं कि वसंत दादा पाटिल के तख्ता पलट के बाद सरकार बनाकर पवार ने छोटी उम्र में बड़ी राजनीतिक परिपक्वता की झलक दिखाई थी। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रयोग ने शरद पवार को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था। इसके लिए आपातकाल 1977 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उसके बाद बनी राजनीतिक अस्थिरता की स्थितियां जिम्मेदार थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया था। 1971 के आम चुनाव में सरकारी व्यवस्था का गलत इस्तेमाल किए जाने पर उन्हें दोषी पाया गया। चुनाव निरस्त हो गए। साथ ही इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी को जाहिर तौर पर विरोध का सामना करना पड़ा था। पूरे देश में इंदिरा विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अलग अलग पार्टियां जेपी की लोक संघर्ष कमेटी के बैनर तले एकजुट हो गई। इस माहौल में इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को
देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल के चलते देश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उछाल आ गया। 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ। देश में लोकसभा चुनाव भी हुए। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र से सिर्फ 22 सांसद चुनकर आए थे। आपातकाल के समय शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। आपातकाल खत्म होने के बाद वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। आपातकाल के बाद कांग्रेस टूट गई, जिसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी हुआ। इंदिरा गांधी का जिस तरह से पूरे देश में विरोध हो रहा था, उस वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई। 1978 के जुलाई महीने में महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। उस दौरान शरद पवार ने 40 विधायकों के साथ अलग होकर वसंत दादा सरकार से बाहर निकलने का फैसला ले लिया। वसंत दादा पाटिल से अलग होकर पवार ने समाजवादी कांग्रेस की स्थापना की। वो सरकार बनाने के जुगाड़ में लग गई। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। जनता पार्टी के साथ पवार की नजदीकियां बढ़ने लगी। बाबा साहेब कुलकर्णी, MM जोशी और किशनवीर जैसे उस वक्त के बड़े नेता पवार के पीछे खड़े हो गए, उन्हें अपना समर्थन दे दिया। 18 जुलाई 1978 को महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। इसमें पवार की समाजवादी कांग्रेस, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और शेतकरी कामगार पक्ष शामिल थे। इस नए गठबंधन का नाम रखा गया प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। महज 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उस समय वो भारत के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। पवार की सरकार सिर्फ 18 महीने चल पाई। पॉलिटिक्स में एक सक्सेशन नेचुरल प्रोसेस है। आज मेरे पास है तो विद टाइम आपके पास आएगी, फिर किसी और के पास जाएगी। पॉलिटिक्स में कोई ट्रांसफर नहीं होता, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता या कोई प्रमोशन लेटर भी नहीं मिलता। तो पॉलिटिक्स के अपने तरीके हम बगावत कह सकते हैं, पॉलिटिकल टेक ओवर कह सकते हैं, मैन्यूवरिंग कह सकते हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं। ये हमारा दृष्टिकोण है, हम इसको कैसे देखते हैं। शरद पवार साहब के नजरिए से देखा तो वो टेक ओवर है, उनकी पार्टी के हिसाब से देखा तो मैनेजमेंट है, क्योंकि शरद पवार साहब के अंडर पार्टी बड़ी है, घटी तो है नहीं। अब अजीत पवार साहब कल को बैठन ले, सुप्रिया सुले जी ले, कोई और ले, तो इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, देखिए न अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, न ट्रांसफर लेटर मिलेगा, न प्रमोशन लेटर मिलेगा। ये एक प्रक्रिया है जिसके कारण होती है। मोदी जी का आना, मोदी जी का वर्चस्व बढ़ना, RSS से नॉमिनेट हो गए गुजरात के सीएम, गुजरात के सीएम से PM, और इतने कम समय में, और सबसे फेवरेट लीडर, अब तो विश्व लीडर बन गए हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप? कोई इसको बोलेगा एग्रेशन, कोई बोलेगा टेक ओवर, कोई बोलेगा मिसयूज, बट कोई बोलेगा प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मैन्यूवरेबिलिटी, पॉलिटिकल मास्टरमैनशिप और पॉलिटिकल जीनियस होना। तो ये हमारा दृष्टिकोण है, जिसको जैसे हम देखना चाहें। मुख्यमंत्री बनते ही पवार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने यह भी व्यवस्था की कि जब भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, उसी के साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ जाया करेगा। इस दौरान दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई थी। वहीं जनता पार्टी बिखर रही थी। देश में फिर से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना। 17 फरवरी 1980 को शरद पवार की सरकार की बर्खास्तगी के ऑर्डर पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1980 में फिर चुनाव हुए। इंदिरा कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली। पवार की समाजवादी कांग्रेस को चुनाव में फूट खानी पड़ी। AR अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। लगभग 6 सालों तक पवार की समाजवादी कांग्रेस विपक्ष में बैठी। 1987 में राजीव गांधी के नेतृत्व में उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। शरद पवार को साल 1988 में शंकरराव चौहान की जगह CM की कुर्सी मिली, जबकि चौहान को साल 1988 में केंद्र सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया। 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 288 में से सिर्फ 141 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन राजनीति के खिलाड़ी शरद पवार ने 12 निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी और इसी के साथ शरद पवार तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन पाए। लेकिन साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार का नाम उन 3 लोगों में आने लगा जिन्हें कांग्रेस के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। इन 3 नामों में नारायण दत्त तिवारी, PV नरसिम्हा राव और शरद पवार शामिल थे। और हमारी खास पेशकश पवार पथ जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे फौरन वापस।